हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। तो डियर स्टूडेंट, हमारी जो पिछले एग्ज़ाम एचएससी के द्वारा हो चुके हैं 2017 से, जो सैनिटरी के एग्ज़ाम हुए थे सैनिटरी पोस्ट के लिए, उनकी हम पेपर सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं। क्योंकि हमारी एचएससी जो प्रेजेंट में एग्ज़ाम ले रही है वो क्वेश्चन वो पिछले जो एग्ज़ाम करवा चुके हैं उन्हीं में से ज़्यादातर पुट करती है। तो इसीलिए इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए हम पिछले 10 ईयर्स से जो हमारी एचएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिए गए हैं उन्हीं के दौरान पूछे गए क्वेश्चंस लेकर के हम अपनी इन वीडियोज़ सीरीज़ में लेकर के आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहने वाला है। आप किसी भी क्वेश्चन को जानने से न चूकें। प्रत्येक क्वेश्चन आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी स्टडी को करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपका रहने वाला है। तो आइए इसीलिए हम अपनी इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो पूरे देश में किसी भी आंगनवाड़ी भर्ती और लैब अटेंडेंट की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो जनरल साइंस जैसे क्वेश्चन पढ़ना और समझना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हवा किससे अशुद्ध बनती है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि हवा यानी कि जो वायु है वो किससे अशुद्ध बनती है। ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन को आप ध्यान से सुने। ऑप्शन ए है पवन, ऑप्शन बी है पौध जीवन, और सी ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, तथा डी ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ का अपघटन। तो डियर स्टूडेंट, आपको आइडिया लगाना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इसका आंसर रहने वाला है कि हवा जो है वो किससे अशुद्ध बनती है। तो यहाँ पर पवन देखिए, पवन तो वायु जो चलती है वो तो है ही नहीं इसका आंसर, क्योंकि ये नेचुरल है। पौध जीवन है यानी कि पेड़ पौधों के विषय में कहा है तो ये भी नहीं हो सकता। और सूर्य का प्रकाश है तो प्रकाश तो नेचुरल है ये भी, और ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कहा है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, तो इससे वायु अशुद्ध बनती है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण क्षमता को मापा जाता है। श्रवण क्षमता यानी कि सुनने की क्षमता को किससे मापा जाता है, ये पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर एक है साउंड लेवल मीटर द्वारा, ऑप्शन बी है ऑडियो मीटर द्वारा, और ऑप्शन सी है ऑक्टेव बैंड या फ्रीक्वेंसी एनालाइजर द्वारा, या डी ऑप्शन है इल्यूमिनेटिंग सूचकांक द्वारा। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से क्या आपका आंसर है। और ये श्रवण क्षमता को मापा जाता है, इनमें से ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो मीटर के द्वारा आप श्रवण क्षमता को माप सकते हैं। तो बड़े ही दिलचस्प क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है क्रेनियल कैविटी में निम्नलिखित में से एक अंग शामिल है। ये कह रहा है क्रेनियल कैविटी में निम्नलिखित में से एक अंग शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है फेफड़े, और ऑप्शन डी है हृदय। तो ये क्रेनियल कैविटी है क्या और ये जो है किस अंग में शामिल है, और ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, यकृत है या मस्तिष्क है या फेफड़े हैं या फिर हमारा दिल है।
तो यहाँ पर क्रेनियल जो कैविटी है वो मस्तिष्क से संबंधित है, ये आपको जान लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सभी 5 वर्ष तक के बच्चों में अत्यधिक गंभीर बीमारी के जोखिम संकेत हैं सिवाय। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं बीमारी के, ये सभी 5 वर्ष के बच्चे में अत्यधिक गंभीर बीमारी के लक्षण हैं सिवाय एक के। तो आपको पहचानना है वो एक कौन सा है। ऑप्शन ए है कुछ भी पीने के लिए सक्षम नहीं होना, ऑप्शन 2 है ऐंठन, और ऑप्शन सी है गंभीर कुपोषण, तथा ऑप्शन डी है पेट दर्द। और जबरदस्त ये क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर अत्यधिक गंभीर बीमारी के जोखिम बताए गए हैं। तो देखिए कुछ भी पीने के लिए सक्षम न होना, तो ये जबरदस्त गंभीर है। और फिर यहाँ पर देखिए फिर बताया है ऐंठन, ऐंठन है तो ये भी जोखिम का संकेत है। और गंभीर कुपोषण ये भी भयंकर जोखिम का संकेत है। लेकिन पेट दर्द है ये किसी भी वजह से हो सकता है, हमारे खाने पीने की वजह से, या उस बच्चे के ज़्यादा समय तक पेट साफ न होने की वजह से, ये गैस की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसको छोड़ करके यानी कि सिवाय पेट दर्द के छोड़ करके ये सभी जोखिम भरे संकेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, मैनटॉक्स परीक्षण का परिणाम पढ़ा जाता है। मैनटॉक्स परीक्षण का परिणाम पढ़ा जाता है। ऑप्शन ए है 24-48 घंटे में, 24 से 48 घंटे में। ऑप्शन बी है 36 से 48 घंटे में। ऑप्शन सी है 48 से 72 घंटे में। और ऑप्शन डी है 72 से 96 घंटे में। तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर रहने वाला है। मैनटॉक्स परीक्षण का परिणाम कहा है, और यहाँ आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48 से 72 घंटे में। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए थे ये HSC के द्वारा 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO और यूनिसेफ के अनुसार शिशुओं को दस्त के दौरान खालिस्तान को पूरक के रूप में दिया जाना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और यूनिसेफ है, इनके अनुसार जो जन्मे बच्चे हैं उनको दस्त के दौरान खालिस्तान को पूरक के रूप में दिया जाना चाहिए। तो वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है सोडियम, और ऑप्शन डी है आयरन। तो यहाँ आपको बताना है कि क्या दिया जाना चाहिए। तो इन 4 ऑप्शन में अगर हम देखें तो वो है जिंक दिया जाना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अपने चैनल की द्वारा प्रोवाइड करवाई गई सभी वीडियोस को अच्छे से रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा चैनल बहुत ही आगे बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है RNTCP। RNTCP के तहत बाल चिकित्सक टीबी के लिए उपचार बच्चे के खालिस्तान पर आधारित होता है। कहा गया है RNTCP के तहत बाल चिकित्सा टीबी के लिए उपचार बच्चे के खालिस्तान पर आधारित होता है। तो किस पर आधारित होता है ये हमें देखना है इन 4 ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक वजन, ऑप्शन बी है ऊंचाई, ऑप्शन सी है उम्र, और ऑप्शन डी है चयापचय दर। चयापचय दर क्या होती है। ये हमारे जो पेट का तंत्र है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा आंसर रहने वाला है। तो वो है शारीरिक वजन। वजन जो है इसको इसमें शामिल किया जाता है। टीबी के लिए उपचार बच्चे के वजन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
HIV संक्रमण फैलाव के नियंत्रण के लिए प्रमुख रणनीतियों में से एक है। तो HIV संक्रमण जो फैलाव होता है उसके नियंत्रण के लिए प्रमुख रणनीतियों में से एक है। तो इन चार में से वो कौन सी है देखना है। ऑप्शन ए है रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन बी है स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण, ऑप्शन सी है STD का शुरुआती निदान और उपचार, फिर है ऑप्शन डी नए संक्रमण की रोकथाम। तो यहां आपका आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, STD का शुरुआती निदान और उपचार। तो यहां पर HIV को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए बच्चे की उम्र खालिस्तान से कम है। तो पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के तहत जो कार्यक्रम चलाया गया था उसमें बच्चे की उम्र कितनी निर्धारित की गई है ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 3 साल, ऑप्शन बी है 5 साल, ऑप्शन सी है 7 साल और ऑप्शन डी है 10 साल। तो यहां आपका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आयुष को स्वास्थ्य देखभाल की मुख्य धारा में किसके तहत लाया गया था। तो ये जो आयुष प्लान था, योजना थी, इसको स्वास्थ्य देखभाल की मुख्य धारा में किसके तहत लाया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर छांटना है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और ऑप्शन डी है संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। तो यहां पर आपका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष को स्वास्थ्य देखभाल की मुख्य धारा में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर टी इंट्रा यूट्रीन डिवाइस खालिस्तान पीढ़ी के हैं। तो यहाँ पर कॉपर टी के विषय में कहा गया है इंट्रा यूट्रीन डिवाइस है और ये किस पीढ़ी के लिए है ये भी यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये कॉपर टी देखिए इससे पहले जो चलती थी जनसंख्या नियोजन के लिए तो वो था नसबंदी कार्यक्रम चलता था और फिर उसके बाद जो दूसरी जनरेशन हुई जो हमारी आज़ादी के बाद की बात है तो यहाँ पर कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है जनसंख्या नियोजन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, सी है तीसरी और डी है चौथी। तो यहाँ पर दूसरी जो पीढ़ी है उसके लिए कॉपर टी इंट्रा यूट्रीन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार नसबंदी के लिए पत्नी की उम्र खालिस्तान से कम होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि सरकारी आदेशों के अनुसार जो नसबंदी के लिए जो कार्यक्रम अपनाया जाता है उसमें पत्नी की उम्र खालिस्तान से कम होनी चाहिए। ऑप्शन 1 है यहाँ पर 20 साल, ऑप्शन बी है 25 साल, ऑप्शन सी है 30 साल और ऑप्शन डी है 35 साल। तो यहां आपका आंसर है 20 साल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए 20 साल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉस्फोलिपिड तरल पदार्थ जो एल्वियोली को सूखने से रोकता है उसे कहा जाता है। तो फॉस्फोलिपिड तरल पदार्थ होता है वह एल्वियोली को सूखने से रोकता है, उसे इनमें से क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सरफेक्टेंट, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है इंटरस्टिशियल तरल और ऑप्शन डी है सीरम। तो इनमें से क्या आपका आंसर है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सरफेटेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मांसपेशियों में से यह मांसपेशी मूत्राशय को खाली करती है जब वह संकुचन करता है। तो देखिए निम्नलिखित मांसपेशियां यानी कि ये जो मांसपेशियां हैं इनमें से कौन सी मांसपेशी है जो मूत्राशय को खाली करती है और जब वह संकुचन करता है, जब वह संकुचित होती है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन ए है डेल्टोइड और ऑप्शन बी है डिड ट्रूजर और सी है ग्लूटियल और डी है यहां पर ट्राइसेप्स। तो यहां आपके ऑप्शन फिर से बता देना चाहता हूं। ऑप्शन ए है डेल्टोइड और ऑप्शन बी है डिड ट्रूजर और ऑप्शन सी है ग्लूटियल और डी ऑप्शन है ट्राइसेप्स। तो यहां आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिड ट्रूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लगभग 70% मलेरिया संक्रमण किसकी वजह से दर्ज होती है। तो यहां मलेरिया के विषय में आंसर क्वेश्चन पूछा गया है मलेरिया के लिए और यहां पूछा गया है कि भारत में 70% जो मलेरिया का संक्रमण है वो किसकी वजह से दर्ज होता है। तो ऑप्शन ए है पी वाई वैक्स और बी ऑप्शन है पी फाल्सीपेरम और सी ऑप्शन है पी ओवेल और डी ऑप्शन है पी मलेरियाई। तो यहां आपको बताना है किस ऑप्शन को इसका कारण समझा जाता है जो भारत में 70% मलेरिया का संक्रमण फैलाने का कार्य करता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए पी वाई वैक्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, मलेरिया का अधिकतम प्रभाव कब होता है। यह कह रहा है कि मलेरिया का अधिकतम यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव कब होता है इसने पूछा है। ऑप्शन ए है जनवरी से अप्रैल, ऑप्शन बी है अप्रैल से जुलाई, ऑप्शन सी है जुलाई से नवंबर और ऑप्शन डी है नवंबर से मार्च। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, जरा सोच करके देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो मलेरिया जो फैलाता है जो मच्छर ये कहाँ पनपता है, ये साफ पानी में पनपता है। और साफ पानी कब आता है, जब हमारे भारत में मानसून का जोर होता है। और मानसून किस समय में होता है ये आपको पता ही है, मानसून होता है जुलाई से नवंबर के बीच में। और इसी दौरान जहां भी पानी रुक जाता है वहां मलेरिया का मच्छर अपना लार्वा छोड़ देता है और यही जो है मलेरिया का अधिकतम प्रभावशाली समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरियल रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार दस्त का प्रथम श्रेणी का उपचार है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो डायरियल जो रोग नियंत्रण कार्यक्रम है उसके अनुसार दस्त को रोकने का प्रथम श्रेणी का उपचार कौन सा है ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है ORS, ऑप्शन बी है खाद्य स्वच्छता और ऑप्शन सी है टेट्रासाइक्लिन ड्रग और डी ऑप्शन है वैक्सीन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इसका सीधा सा आंसर है ORS। डायरियल जो रोग है उसके नियंत्रण के लिए, जो कि इसमें दस्त लग जाते हैं, उसे रोकने के लिए सबसे पहले ORS का ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह के बैक्टीरिया द्वारा बेसिलरी डिसेंट्री संक्रमण होता है। किस समूह के बैक्टीरिया के द्वारा बेसिलरी डिसेंट्री संक्रमण होता है पूछा गया है। ऑप्शन ए है सिगेला, ऑप्शन बी है सीएल वेल्ची, ऑप्शन सी है एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका। तो यहां देखिए नाम बताया है, ऑप्शन सी है एंटीमीबा और हिस्टोलाइटिका और डी ऑप्शन है एस टाइफी। तो इनमें से आपका जो आंसर रहने वाला है वो है सिगेला ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लाइस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस के द्वारा भोजन विषाक्तता की ऊष्मायन अवधि है। तो यहाँ पर क्लाइस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस के द्वारा भोजन विषाक्तता की ऊष्मायन अवधि पूछा है कि भाई कितने समय में जो भोजन है वो विषाक्त हो जाता है। ऑप्शन ए है 6 से 12 घंटे, ऑप्शन बी है 12 घंटे से कम, ऑप्शन सी है 2 से 5 दिन और डी ऑप्शन है 24 से 48 घंटे। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाने वाला है कि कितने समय में जो भोजन है वो खराब हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। तो वो है 24 से 48 घंटे में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फरवरी 2017 में हरियाणा सरकार ने लिंग अनुपात प्रबोधन करने के लिए एक डैशबोर्ड सेट अप किया है। तो वो डैशबोर्ड कहाँ है ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, अब तक तो 50 क्वेश्चन हमने देखे हैं जो विभिन्न तरह की बीमारियों से संबंधित थे, जो कि एनिमल हस्बेंड्री और लैब अटेंडेंट तथा आंगनवाड़ी जैसी पोस्ट के ज़्यादा काम आते हैं। अब हम देख रहे हैं जो हरियाणा की जीके है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, फरवरी 2017 में हरियाणा सरकार ने लिंग अनुपात प्रबोधन करने के लिए एक डैशबोर्ड सेटअप किया है या सेटअप किया है, सेटअप किया है नहीं, यहाँ पर बताया कि एक डैशबोर्ड सेटअप किया है। तो वो कहाँ पर ये सेटअप किया है हमें देखना है। ऑप्शन ए है पानीपत के लिए, ऑप्शन बी है गुरुग्राम के लिए, ऑप्शन सी है अंबाला के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो ऑप्शन आएगा नहीं, और जो इसका आंसर रहने वाला है वो है डी स्टूडेंट पानीपत के लिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा जीके का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना निम्न समुदाय वर्ग को अवतरित करती है। तो यहाँ पर कहा है कि जो डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना है जो हरियाणा में चलती है वो निम्न वर्ग को अवतरित करती है, यानी कि इनमें से कौन से वर्ग को समर्पित है। ऑप्शन ए है केवल अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी है केवल अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी है केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति, और डी ऑप्शन है केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। यहाँ आपका आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के लिए ये सहायता योजना शुरू की गई थी जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम से वितरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना की वित्तीय सहायता दी जा रही है। ये कह रहा है कि दीन बंधु ग्राम उदय पर ध्यान दीजिए। जो योजना है ग्राम उदय योजना की वित्तीय सहायता दी जा रही है। तो ऑप्शन ए है नाबार्ड से, ऑप्शन बी है विश्व बैंक से, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार से, या ऑप्शन डी है राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार 50% प्लस करके दोनों पर आधारित है। तो आपको इसका जवाब देना है। यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला ये पॉइंट है, यहाँ हम या कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले डी की तरफ ही देखेगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, जो हमारे हरियाणा का ग्रामीण उदय के जो योजनाएं लागू करता है, जो ग्रामीण लोगों को लोन वगैरह देने का कार्य करता है, एक तरह से गाँव का बैंक कहलाता है, और वो है नाबार्ड इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक तथा फलोदायनी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है। तो यहाँ देखिए, जो हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है उसके अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक और फलोदायनी फसलों के लिए किसान के द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है। ये कहा है कि
कि इस बीमा को प्राप्त करने के लिए जो राशि भरनी होती है किसान को, वो कितनी राशि है। तो ये आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 1.5%, ऑप्शन सी है 5% और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं तो सीधा सा कट जाएगा और जो बच्चा है वो है ऑप्शन सी, 5% जो राशि है बीमा की वो कृषक के द्वारा देय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुडा का नामकरण किया गया है। तो हुडा जो हमारे यहाँ सेक्टर प्रोवाइड करवाने का कार्य करता है और इसका नामकरण किया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए है हरियाणा शहरी विकास अथॉरिटी, ऑप्शन बी है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी है हरियाणा शहरी विकास प्रोजेक्ट और ऑप्शन डी है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट प्राधिकरण। तो अर्बन डेवलपमेंट प्राधिकरण यहाँ जोड़ा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या आपका आंसर रहने वाला है और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इसका सही आंसर है, हुड्डा का नामकरण इसी से ही संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत क्या है। तो हरियाणा का देश की आबादी में क्या प्रतिशत है, जनगणना 2011 के अनुसार ये पूछा है। बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है और कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऑप्शन एक है यहाँ पर 6%, ऑप्शन बी है 2.5%, ऑप्शन सी है 3% और ऑप्शन डी है 2.09%। तो यहाँ पर 2011 के अनुसार देश की आबादी का जो हरियाणा की जनसंख्या है वो 2.09% है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस जिले से और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था। तो किस जिले से अलग करके एक नए फरीदाबाद जिले का निर्माण किस साल किया गया था, ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है करनाल से 1979 में अलग करके, या ऑप्शन बी है गुरुग्राम से अलग करके 1979 में, और ऑप्शन नंबर सी है भिवानी से अलग करके 1979 में इसको बनाया गया था, और फिर डी ऑप्शन है यमुनानगर से अलग करके 1974 में फरीदाबाद को बनाया गया था, ये कहा गया है। तो यहाँ देखिए ये सीधे से हमारे दोनों ऑप्शन सी और डी तो कट हो जाते हैं और यहाँ करनाल आपका फरीदाबाद से तो कोसों दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, और इसके नज़दीक होता है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम से अलग करके 1979 में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस की आवश्यकता होती है और आप बहुत से क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करनाल मंडल में कौन सा जिला नहीं आता। तो हमारे जो राज्य है इसमें मंडल है, 5 मंडल हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन सा जिला जो है करनाल मंडल में नहीं आता। ऑप्शन ए है पानीपत, ऑप्शन बी है सोनीपत, सी ऑप्शन है कैथल और डी ऑप्शन है करनाल। तो करनाल तो इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि करनाल तो स्वयं क्या है, करनाल तो स्वयं ही मंडल है। फिर पानीपत भी आएगा, और पानीपत और करनाल ये बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित हैं इस मामले में, कभी इसमें शामिल होता है तो कभी पानीपत को अलग बनाया जाता है। फिर कैथल भी इसी के दायरे में है। तो जो इसका आंसर है वो है सोनीपत करनाल मंडल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं आप उनका जवाब भी बड़ी ही शालीनता से देते हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे हम आज फिर पूछेंगे। 30 क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं। इससे पहले वीडियो जो थी उसमें भी 30 क्वेश्चन थे और एक प्रश्न पूछा गया था। यहाँ भी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हरियाणा का कलेसर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित प्राणी समूह में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो निम्न प्राणी समूह में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ। ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। हमारे हरियाणा में दो ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुरुग्राम में जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है एक वो है। तो देखते हैं किस जीव के लिए है ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए है बंदर, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है बाघ और डी ऑप्शन है हिरन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आपका जो आंसर रहने वाला है बड़ा ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है आपका हिरन। कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये प्राणी समूह जो है ये हिरन के लिए ज़्यादा फेमस है। इसमें पक्षी भी रहते हैं, अन्य जीव भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर काले हिरन पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम भी कलेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी वीडियो का जो 60 नंबर क्वेश्चन है इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब आपको स्वयं देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है उस विषय में हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो करनाल एक पुलिस रेंज है और पहले इससे क्वेश्चन जो पहले पूछा गया था वो था करनाल मंडल के विषय में, लेकिन यहाँ पर पुलिस रेंज का क्वेश्चन आया है और इसमें पूछा है कि कौन सा जिला इसमें नहीं आता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पानीपत, ऑप्शन बी है झज्जर, ऑप्शन सी है कैथल और ऑप्शन डी है करनाल। तो यहाँ पर बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी जनरल नॉलेज का ये एक क्वेश्चन है, सभी कर सकते हैं। पानीपत का संबंध हमने आपको पहले ही करनाल से बताया था। करनाल स्वयं एक शहर भी है, एक डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर पुलिस रेंज भी है। और कैथल के विषय में भी बताया था, ये भी करनाल में आता है, लेकिन जो झज्जर है वो इससे काफ़ी किलोमीटर दूर है और ये रोहतक मंडल में आता है और पुलिस रेंज जो है वो भी इसकी यही है। तो झज्जर इसका आंसर रहने वाला है कि करनाल पुलिस रेंज में झज्जर नहीं आता। अब आपके लिए हम जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं वो आप ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट, ये है आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आज। इस क्वेश्चन का जवाब आपको जल्द से जल्द हमें कमेंट बॉक्स में देना है और जो भी स्टूडेंट लगभग 1 घंटे के अंदर सही जवाब देगा उसका नाम हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस जरूर करेंगे। और यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, पिंजौर के यादविंद्र गार्डन में आयोजित आम उत्सव किस माह में संपन्न हुआ या किया जाता है? तो देखिए पिंजौर का जो यादविंद्र गार्डन है ये पिंजौर कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में है और पंचकुला के पिंजौर में ही यादवेंद्र गार्डन है और यहाँ पर आम उत्सव लगता है हर साल। और ये पूछा है कि किस माह में संपन्न हुआ, यानी कि किस महीने में ये पूर्ण हुआ। तो ऑप्शन ए है जून या जुलाई में, ऑप्शन बी है फरवरी मार्च में, ऑप्शन सी है सितंबर में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन अब तक का हमने यही पूछा है। जो स्टूडेंट इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा गहनता से स्टडी करें, ये समझ जाए कि उनको और भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है अपनी स्टडी पर। और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं, जनरल सा ये क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है और इसका जवाब आप जल्द से जल्द हमें इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटे के बाद अगर देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम हम अनाउंस करेंगे और 1 बार नहीं 3 बार अनाउंस करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं कितने स्टूडेंट अपना नाम दर्ज करवा पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें एक से एक बढ़ करके बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं, आप लोगों की लाइफ में काम आने वाले क्वेश्चन हैं। और फिर इसी तरह से हम इसी वीडियो सीरीज की नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आ रहे हैं।
इसमें पहले आप लोगों के लिए हरियाणा जीके जबरदस्त तौर से आई हुई है, फिर उसके बाद हम इसमें साइंस के क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ फिर यहाँ रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे इसी पेपर सेट में हम वो भी आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छा जो रिस्पॉन्स है ये पुराने जो पेपर सेट है उनसे मिलता है। तो आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक भी वीडियो को मिस न करें, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी को और भी अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी ढेर सारी यूजफुल वीडियोस जो इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये सैनिटरी जो इंस्पेक्टर का टेस्ट हुआ था और ये कब हुआ था, 24/11/2017 को ये टेस्ट हुआ था मॉर्निंग सेशन में। उसका ये पेपर सेट के थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी हरियाणा की किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पेपर सेट हम करवा रहे हैं इनको पूरा गंभीरता के साथ पढ़ें समझें। और देखिए पहला क्वेश्चन है, वह ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। तो ये बता रहा है कि वह ग्रंथि कौन सी है, जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें, और वो जो ग्रंथि है इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। तो कौन सी ग्रंथि है, तो देखिए ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है लार ग्रंथि, ऑप्शन डी है अग्न्याशय। तो आपको बताना है डियर स्टूडेंट इनमें से कौन सी वो ग्रंथि है जो इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। स्रावित का मतलब है उत्सर्जित करती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, अग्न्याशय जो ग्रंथि है वो इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो जो हमारा गुर्दा है हमारे शरीर में बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करता है गुर्दा, और इस गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है वो पूछा है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है नेफ्रॉन, और तीसरा ऑप्शन है एल्वियोली, और चौथा जो ऑप्शन है वो है कोशिका। तो एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए हम लाए हैं और आप लोग भी साथ के साथ गैस कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर रहने वाला है। हम आपको आंसर बताए उससे पहले आप लोग अपना आंसर गैस कीजिए ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना पता है। तो देखिए गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है उसका जो इकाई का नाम है वो है इन 4 ऑप्शन में से, और वो है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क में तापमान विनियमन केंद्र है। तो देखिए मस्तिष्क में जो तापमान विनियमन केंद्र है, विनियमन का मतलब है नियंत्रक, जो नियंत्रण का कार्य करता है तापमान का दिमाग में, तो वो इन 4 में से कौन है ये आपको बताना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर मेडुला, यहाँ बताया गया है कि मेडुला ओब्लोगांटा है ना, मेडुला ओब्लोगांटा, और सी है सेरेब्रम, और फिर डी ऑप्शन है पोन्स। तो आपको इनमें से बताना है क्या आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी आपने जनरल साइंस पर फोकस किया है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आसानी से दे देंगे। तो देखिए जो सेरेब्रम होता है ये तो हमारे बड़ा हिस्सा होता है दिमाग का, बहुत ही काम का होता है, लेकिन जो मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है वो है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है हाइपोथैलेमस। तो कैसा रहा आप लोगों के लिए इन तीनों क्वेश्चन से संबंधित एक्सपीरियंस।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको छांट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है टीबिया, ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमरस, ऑप्शन सी है फीमर और ऑप्शन डी है रेडियस। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया चैप्टर से संबंधित ये क्वेश्चन है और आप लोग भी लगभग जानते ही होंगे कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो वो है आपकी फीमर, और ये जो फीमर हड्डी होती है ये आपकी थाई जो होती है, जांग जिसे बोलते हैं, उसमें पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी आपको पता है कान में होती है, स्टेपिज। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, स्वास्थ्य देखभाल कचरे में प्रयोगशाला अभिकर्मक या विसंक्रामक और विलायक शामिल है। तो देखिए, स्वास्थ्य देखभाल कचरे में प्रयोगशाला अभिकर्मक, विसंक्रामक और विलायक शामिल हैं। तो आपको बताना है इनमें से क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 है जीनोटॉक्सिक वेस्ट और रासायनिक वेस्ट, फिर है पैथोलॉजिकल वेस्ट और फार्मास्यूटिकल वेस्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन है फार्मास्यूटिकल वेस्ट है या फिर कुछ और है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर है रासायनिक वेस्ट, इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित सभी स्वास्थ्य देखभाल कचरे को भस्म कर देना चाहिए सिवाय। तो यहाँ कहा है कि जो भी स्वास्थ्य देखभाल का जो कचरा होता है, निकलता है, उसे भस्म कर देना चाहिए सिवाय इसे छोड़कर। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 60% से अधिक दहनशील पदार्थ, ऑप्शन बी है 5% से कम अवसहनशील पदार्थ, या फिर सी ऑप्शन है 30% से कम नमी वाली सामग्री, और डी है प्रेशराइज्ड गैस कंटेनर। तो आपको बताना है इसमें से आपका आंसर क्या है। तो सीधी सी बात है, यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेशराइज्ड गैस कंटेनर। बहुत ही बढ़िया ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहा है। जो भी एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या फिर महिला बाल विकास के द्वारा निकाली जाने वाली जो वैकेंसीज हैं, जहां पर आंगनवाड़ी की वैकेंसीज निकलती हैं अलग अलग प्रकार की, उनके लिए भी ये क्वेश्चन रामबाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उच्च जोखिम गर्भावस्था की स्थिति नहीं है। तो उच्च जोखिम गर्भावस्था की स्थिति इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन 1 है जुड़वा, ऑप्शन 2 है पूर्व यौनिक प्रसूति, और ऑप्शन सी है पूर्व मृत जात, और ऑप्शन डी है एल्डरली प्रीमी। तो आपको बताना है क्या आपका आंसर है। तो आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व यौनिक प्रसूति। बहुत ही बढ़िया ये भी क्वेश्चन रहा होगा आप लोगों को जानने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान मां को किससे प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए। जब गर्भावस्था चल रही होती है तो मां को किससे प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 है डिप्थीरिया, ऑप्शन 2 है यहाँ पर टिटनेस, ऑप्शन यहाँ सी है तपेदिक, और डी है पोलियो। तो यहाँ पर सभी के सभी बीमारियां हैं, लेकिन ये सभी बीमारियां हैं, इनके इलाज संभव है, लेकिन फिर भी महिला को जो स्पेशल रूप से प्रतिरक्षित रखा जाना चाहिए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, टिटनेस। टिटनेस से बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, तो इससे प्रतिरक्षित रखा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गर्भाशय या गर्भधारण के बाद, है ना, तो गर्भाशय की जो ग्रीवा के पूर्ण फैलाव तक प्रसव पीड़ा की शुरुआत प्रसव का खालिस्तान चरण है। प्रश्न को समझना जरूरी है। गर्भाशय की ग्रीवा के पूर्ण फैलाव तक प्रसव पीड़ा की शुरुआत प्रसव का खालिस्तान चरण है। तो ये बताना है कौन सा चरण होता है। ऑप्शन 1 है पहला, ऑप्शन 2 है दूसरा, ऑप्शन सी है
तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो ये कौन सा चरण है? तो ये पहला ही चरण है। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पशु स्रोत से व्युत्पन्न आहार वसा है। पशु स्रोत से व्युत्पन्न यानी कि जो पशु होते हैं उनसे प्राप्त, है ना, तो आहार वसा है। तो ये आहार वसा कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये वसा देखिए, ऑप्शन ए है मूंगफली का तेल, ऑप्शन बी है घी, ऑप्शन सी है सरसों का तेल और ऑप्शन डी है नारियल का तेल। और 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका घी, ऑप्शन बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डिसेंट्री संक्रमण का मेजबान है। तो डिसेंट्री संक्रमण का मेजबान कौन है, यानी कि इस डिसेंट्री संक्रमण को फैलाने वाला है कौन? ऑप्शन एक है मक्खियां, ऑप्शन बी है किंतक, किंतक का मतलब है कुतरने वाले, जो रेंगने वाले जीव हैं वो, और फिर इसके बाद है सी ऑप्शन मानव और डी ऑप्शन है चूहे। तो आपको क्या लगता है ये जो डिसेंट्री संक्रमण है इसको कौन फैलाता है? तो इसको फैलाता है ऑप्शन सी मानव। और अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गंभीर दस्त में होने वाले अत्यधिक पानी की हानि के परिणाम स्वरूप होता है। तो गंभीर दस्त में होने वाले अत्यधिक पानी की हानि के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपको बताना है कि कौन सा हमारे शरीर में लक्षण आ जाता है। तो ऑप्शन एक है एडिमा, ऑप्शन बी है वाटर रेस्टेंशन और ऑप्शन डी है डिहाइड्रेशन और ऑप्शन डी है एनीमिया। तो बताना है आपको यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है। तो गंभीर रूप से बहुत ही बार बार जब दस्त लगते हैं तो हमारे शरीर में पानी की हानि होती है, कमी होती है, तो जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवंथनाक से नीचे खाना बनाना कहा जाता है। तो ये कहा है कि कवंथनाक से नीचे खाना बनाना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक है उबलना, ऑप्शन बी है सिमसिमाना, ऑप्शन सी है यहाँ पर तलना और ऑप्शन डी है सेकना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जवाब आपका सही है? कवंथनाक से नीचे खाना बनाना, तो इनमें से क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, सिमसिमाना इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए संचार का सबसे प्रभावी माध्यम है। तो ये कह रहा है कि जन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जो लोगों के जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है उसके लिए संचार का सबसे प्रभावी माध्यम बताया है, क्या है? तो ऑप्शन एक है पोस्टर, ऑप्शन बी है टेलीविज़न और सी है पुस्तकें, डी है माइक्रोफोन। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या इसका सही जवाब रहने वाला है। तो वो है टेलीविज़न। तो डियर स्टूडेंट आप खुद ही देखिए, पोस्टर है हर कोई पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो, पुस्तकें हैं तो पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो, और माइक्रोफोन है अगर इतना अमीर नहीं हुआ तो यहाँ पर टेलीविज़न है वो कहीं ना कहीं कैसे भी बैठा है या जा रहा है या खड़ा है, वो टेलीविज़न अगर कहीं से भी उसने देखा है तो वो सब कुछ समझेगा, सुनेगा, दृश्य देखेगा तो उसको समझ में आएगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा की विधि जहाँ समूह के सदस्य भूमिका निर्वाह करते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा की विधि जहाँ समूह के सदस्य भूमिका निर्वाह करते हैं। ऑप्शन एक है संगोष्ठी, ऑप्शन बी है पैनल चर्चा, सी है कार्यशाला और डी है भूमिका निभाना। तो यहाँ आपका आंसर रहने वाला है भूमिका निभाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक प्रक्रिया जो लोगों को स्वास्थ्य अभ्यासों और जीवन शैली को अपनाने तथा बनाए रखने के लिए सूचित करती है, प्रेरित करती है तथा मदद करती है। तो कौन सी वो प्रक्रिया है जो लोगों को स्वास्थ्य अभ्यासों और जीवन शैली को अपनाने के लिए
प्रेरित करती है? ऑप्शन एक है स्वास्थ्य शिक्षा, बी है स्वास्थ्य सूचना, सी है स्वास्थ्य ज्ञान और डी है संचार। तो यहाँ सीधा सा आंसर है स्वास्थ्य शिक्षा। ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य शिक्षा अगर किसी को है तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल जागरूक रहेगा और अपने आप को स्वस्थ जीवन जीने के लिए अग्रसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक रोकथाम के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप है। तो द्वितीयक रोकथाम के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप क्या है? ऑप्शन एक है स्वास्थ्य प्रचार, ऑप्शन बी है विशिष्ट सुरक्षा, ऑप्शन सी है शीघ्र निदान और डी ऑप्शन है विकलांगता सीमा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो रहने वाला है वो है आंसर सी, शीघ्र निदान द्वितीयक रोकथाम के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉपलेट यानी कि बिंदुक, ड्रॉपलेट और बिंदुक संक्रमक द्वारा प्रेषित रोग है। तो किसके द्वारा ये रोग फैलता है जिसे ड्रॉपलेट या बिंदुक कहते हैं? ऑप्शन एक है कुकुर खांसी और ऑप्शन बी है खुजली, सी ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी और डी ऑप्शन है रेबीज। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आपका आंसर रहने वाला है। आंसर है इसका कुकुर खांसी। कुकुर खांसी एक संक्रामक रोग है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का प्रकार जो छोटे फोड़े और मुहासे पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है। तो त्वचा का प्रकार जो छोटे फोड़े और मुहासे पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है तो वो प्रकार कौन सा है, ये हमें बताना है। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक है सामान्य त्वचा, ऑप्शन बी है सूखी त्वचा और सी ऑप्शन है तेली त्वचा और डी ऑप्शन है मिश्र त्वचा। ये चार ऑप्शन हैं। तो ये चार प्रकार की त्वचाएं बताई गई है। इनमें से कौन सी त्वचा है जो छोटे फोड़े या मुहासे पैदा करने की प्रवृत्ति रखती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेली त्वचा। जिसकी त्वचा तेली यानी कि ऑयली होती है उसकी त्वचा में मुहासे और फोड़े आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर्दियों में महीनों में सबसे पसंदीदा प्रकार का स्नान है। तो सर्दियों के महीनों में सबसे पसंदीदा प्रकार का स्नान कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन एक है ठंडा स्नान, ऑप्शन बी है तेली स्नान, सी ऑप्शन है नियमित स्नान और डी ऑप्शन है साबुन स्नान। तो यहाँ आपको बताना है क्या है इसका आंसर। आंसर है तेली स्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के तनाव को रोकने के लिए व्यक्ति को किताब खालिस्तान कोण पर क्षैतिज रूप से पकड़नी चाहिए। तो जब मनुष्य पढ़ता है तो उसको अपनी आंखों में आने वाले तनाव को रोकने के लिए किताब को किस कोण पर क्षैतिज रूप से पकड़ना चाहिए? तो ऑप्शन यहाँ एक दे रखा है 45 से 70 डिग्री, ऑप्शन बी है 20 से 30 डिग्री और सी ऑप्शन है 15 से 45 डिग्री और डी ऑप्शन है 75 से 100 डिग्री। तो इनमें से कितने डिग्री पर किताब को क्षैतिज अवस्था में पकड़ना चाहिए? तो ऑप्शन है 45 से 70 डिग्री क्षैतिज कोण पर किताब को पकड़ना जरूरी है अगर हमें अपनी आंखों का तनाव रोकना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत के चारों ओर मवाद का होना क्या कहा जाता है? मवाद का होना पूछा है दांत के चारों ओर, तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक है डायरिया, ऑप्शन बी है हेलिटोसिस और सी ऑप्शन है डेंटल प्लेक और डी ऑप्शन है पायरिया। तो यहाँ पर आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि दांत के चारों तरफ जो मवाद होती है उसका होना क्या कहलाता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि भाई दांत को कौन सा रोग हो गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी पायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला प्राकृतिक एजेंट है। तो विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला प्राकृतिक एजेंट क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर एक है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन बी है सूखी गर्मी और सी ऑप्शन है विकिरण, डी ऑप्शन है नम गर्मी।
तो यहाँ पर विसंक्रामक जो है उसको रोकने के लिए क्या उत्तम है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जहाँ भी पड़ेगा वहाँ पर संक्रामक रोग फैलाने वाले जो भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ऑटोक्लेव में चीजें स्टीम द्वारा खालिस्तान दबाव में स्टीरिलाइज्ड होती हैं। तो ऑप्शन 1 है यहाँ पर दर्शाया गया है, देखिए 5-10 IBS वर्ग इंच, और यहाँ बी ऑप्शन है 15-20 IBS वर्ग इंच, और सी ऑप्शन है 10-15 IBS वर्ग इंच, और डी ऑप्शन है 20-25 IBS वर्ग इंच। इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर रहने वाला है तो वो आपको देखना है, वो है ऑप्शन नंबर बी 15-20 IBS वर्ग इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी सूक्ष्म जीव, कायिक और साथ ही बीजाणु किसी वस्तु में से हटा दिए जाते हैं। तो देखिए वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव, कायिक और बीजाणु जो हैं वो किसी वस्तु से हटा दिए जाते हैं। ऑप्शन 1 है कीटाणुनाशन, ऑप्शन बी है एंटीसेप्सिस, और ऑप्शन सी है यहाँ पर विसंक्रमण, और डी ऑप्शन है संदूषण। तो यहाँ पर क्या आपका आंसर रहने वाला है, वो है विसंक्रमण। विसंक्रमण के माध्यम से सूक्ष्म जीव, कायिक और बीजाणुओं को किसी भी वस्तु से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर होल शौचालय किसके द्वारा परिचालन में लाया गया था। तो बोर होल शौचालय जो है वो किसके द्वारा परिचालन में लाया गया था। ऑप्शन 1 है पर्यावरण स्वच्छता समिति, ऑप्शन बी है स्टर्टवार्ड्स फाउंडेशन, और सी ऑप्शन है भोरे समिति, और डी ऑप्शन है रॉकफेलर फाउंडेशन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी रॉकफेलर फाउंडेशन। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। अब लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन, और वो है 27 नंबर क्वेश्चन, वाटर सील शौचालय का एक विशिष्ट लक्षण जो बाहरी वातावरण से शौचालय के गड्ढे को रोधित कर देता है और पानी को रोक के रखता है उसे कहते हैं। तो ऐसा जो वाटर सील शौचालय, इसे हम क्या कहते हैं तो वो देखेंगे, जो शौचालय के गड्ढे को रोधित कर देता है और पानी को रोक कर रखता है। ऑप्शन 1 है पीट, ऑप्शन बी है पेन, और सी ऑप्शन है ट्रैप, और डी ऑप्शन है कनेक्टिंग पाइप। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपका क्या आंसर हो सकता है ये आपको गैस करना है। और डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब देगा हम उस स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा ये प्रेयर करते हैं कि भगवान उसको कामयाब करें, और उसके नाम को हम अपनी आने वाली वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, और वो है ऑप्शन नंबर सी ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, और ये है उप केंद्र में गुणवत्ता देखभाल प्रदान करने के लिए, उप केंद्र में गुणवत्ता देखभाल प्रदान करने के लिए डैश द्वारा निर्धारित मानदंड है। तो कौन सा मानदंड है वो देखना है। ऑप्शन 1 है भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक, और फिर है ऑप्शन बी सामुदायिक स्वास्थ्य मानक, और फिर है सी ऑप्शन केंद्रीय स्वास्थ्य मानक, और यहाँ पर हम देखें तो डी ऑप्शन है सामुदायिक स्वास्थ्य एसोसिएशन। तो यहाँ जो आपका आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारी वीडियो का आज का 29 नंबर क्वेश्चन,
मास्ट कोशिकाएं निम्नलिखित में से एक कणिका का उत्पादन करती हैं। ये कह रहा है कि मास्ट कोशिकाएं निम्नलिखित में से एक कणिका का उत्पादन करती है यानी कि निर्माण करती हैं। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से क्या आपका आंसर रहने वाला है। ऑप्शन 1 है हिस्टामाइन, ऑप्शन बी है फाइब्रोब्लास्टस, ऑप्शन सी है माइक्रोफेजिस और ऑप्शन डी है ल्यूकोसाइटस। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या आपका आंसर हो सकता है कि मास्ट कोशिकाएं किसका उत्पादन करती हैं? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं और यहाँ जो आपका आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन मास्ट कोशिकाएं जो है वो एक कणिका का उत्पादन करती हैं और उसका नाम है हिस्टामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पानी के शुद्धिकरण का दूसरा चरण है। तो पानी के शुद्धिकरण का दूसरा चरण है कहा गया है। कौन सा है वो दूसरा चरण, वो आपको पहचानना है आने वाले 4 ऑप्शन में से। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है भंडारण और ऑप्शन नंबर 2 है अवसादन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 3 ऑप्शन है निस्संदन और ऑप्शन डी है कीटाणुनाशन। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पानी के शुद्धिकरण का दूसरा चरण है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो है निस्यंदन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, निस्यंदन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं सभी के सभी जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस किसी भी तरह की एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी की हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री की हो, चाहे वो लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, समझें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए एक अंतिम क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब जो भी स्टूडेंट देगा उसका नाम हम अपने आने वाली वीडियो में अनाउंस ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उपयोगी एनसीईआरटी की बुक्स से संबंधित सभी जो हमारे चैप्टर हैं उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देख लेते हैं पहले हम अपना वो क्वेश्चन जो आप लोगों को जिसका जवाब देना है। तो देखिए, जिस बिंदु पर पानी की क्लोरीन मांग पूर्ण होती है उसे माना जाता है। प्रश्न कह रहा है, जिस बिंदु पर पानी की क्लोरीन मांग पूर्ण होती है उसे माना जाता है। तो क्या माना जाता है? ऑप्शन 1 है ब्रेन पॉइंट, ब्रेन नहीं, यहाँ है ब्रेक पॉइंट। ऑप्शन बी है हाफ पॉइंट और सी ऑप्शन है स्टार्ट पॉइंट और डी ऑप्शन है एंड पॉइंट। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है क्या है आपका आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आप लोगों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपके एग्ज़ाम की जो डेट शीट है, जो भी 10th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनकी बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम डेट शीट अनाउंस कर दी गई है। रिलैक्स होकर के पढ़ें, आगे बढ़ें। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपना जो अध्ययन कार्य था वो कंप्लीट नहीं किया है पहली बार में भी, तो वो भी रिलैक्स होकर ही आगे बढ़ें। ज़्यादा टेंस होने की आवश्यकता नहीं है। आप रिलैक्स मोड में जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लाइफ टाइम के लिए काम आएगा। आप लोगों के द्वारा पढ़ा गया एक एक अक्षर जो आप शांत चित्त से पढ़ते हैं वही लाइफ में आपके काम आता है। तो 1% भी आप लोगों को
टेंशन नहीं लेनी है। और जितनी भी वीडियो हमने एनसीईआरटी की 10th और 12th क्लास की अपलोड की हैं, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन को हम सोल्व करने का प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन बचता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य सूचित करें, ताकि हम आपके उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको बता सकें। और भी आपके द्वारा जो डिमांड की जाती है, हम वैसी ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। बीच बीच में हम आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीच भी लेकर के आते हैं, ताकि आप लोग लगातार स्टडी जो मटेरियल है उससे भी ऊब जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा हट करके आप आगे बढ़ें। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारी जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आराम से प्राप्त करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।